हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एसेंशियल्स के सेकंड लेक्चर में आपने देखा था फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। और फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन बताए थे मैंने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अपन ने कहा था लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन स्टैंडर्ड था और न्यूट्रॉन हेवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल था। तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा कौन सा एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो वो केवल एक ही था, प्रोटियम। और प्रोटियम क्या होता है? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम का फॉर्मूला क्या है? 1H1, ये सिंबल हो गया इसका। प्रोटियम है 1H1। प्रोटियम को अगर अपन देखें तो इस हाइड्रोजन के अंदर इसमें प्रोटॉन कितना है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 1। और न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। और इसमें 1 - 1 मतलब न्यूट्रॉन है ही नहीं। अगर मैं इसमें से एक रिएक्शन लिख रही हूँ, H से बन रहा है H+, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो एक बात बताओ, इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो H+ में तो एक ही प्रोटॉन बचा। इसका मतलब H+ में न न्यूट्रॉन है न इलेक्ट्रॉन है, केवल एक प्रोटॉन है। इसलिए अपन H+ को केमिस्ट्री में बोल देते हैं प्रोटॉन। H+ क्या है? प्रोटॉन। अगर किसी में प्रोटॉन ऐड करना है तो हम H+ ऐड कर देते हैं, और किसी में से प्रोटॉन निकालना है तो अपन H+ निकाल देते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है जैसे प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया। अगर मैंने कहा प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया होती है NH3, इसमें प्रोटॉन ऐड करना है। प्रोटोनेशन वर्ड का मतलब है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। अगर डीप्रोटोनेशन वर्ड कहीं आता है मींस रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटोनेशन, अमोनिया में प्रोटॉन ऐड करना है, और जब प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? NH4+। ऐसे ही अगर आपको बोल दे प्रोटोनेशन ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है? H2O। इसका प्रोटोनेशन कराना है तो H+, तो क्या बन जाएगा? H3O+। और H3O+ क्या होता है? हाइड्रोनियम आयन। तो आप ये सिंपल टर्म्स है। प्रोटोनेशन मीन्स एडिशन ऑफ प्रोटॉन, डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपन ने ये देखा कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन मीन्स H+। तीन फंडामेंटल पार्टिकल यहाँ अपन ने देखे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद मैं आपको दो पार्टिकल्स और बता रही हूँ, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स। और आप सबको पता होगा अल्फा और बीटा पार्टिकल्स किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं अल्फा रेज एंड बीटा रेज। गामा रेज तो सिंपली एनर्जी होती है, और अल्फा रेज किससे बनती है? अल्फा पार्टिकल से। और बीटा रेज किससे बनती है? बीटा पार्टिकल से। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं और बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है? अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल, हम अल्फा पार्टिकल को बोल सकते हैं इट इज डाईपॉजिटिव हीलियम आयन। इट इज डाईपॉजिटिव हीलियम आयन। हीलियम का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से अपन करते हैं। अगर मैं इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दूं तो ये बिल्कुल किसके इक्विवेलेंट होगा? अल्फा पार्टिकल के। इसका मतलब इसका मास और इसका चार्ज बिल्कुल अल्फा पार्टिकल जैसा ही है। अब अपन देख लेते हैं इसका चार्ज कितना है और इस पर मास कितना है। चार्ज एंड मास। तो इस पे चार्ज कितना है? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है डाईपॉजिटिव। डाईपॉजिटिव का मतलब जैसे प्रोटॉन के चार्ज को हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव, तो प्रोटॉन के चार्ज से बिल्कुल डबल चार्ज, डाईपॉजिटिव चार्ज। और इस पे मास कितना है? तो ये 4 है। 4 इसलिए क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मास कितना हो गया? 4। अब अपन बात करते हैं अल्फा के बाद बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो बीटा पार्टिकल कुछ भी नया नहीं होता। बीटा पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना होगा और मास कितना होगा? चार्ज और मास। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है यूनिट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? यूनिट नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में जब देखते हैं तो अप्रॉक्स 1/1840।
1/1840। तो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एमिट होते हैं, इनमें से आप ये देखो कौन ज़्यादा हैवी है, नेचुरली कौन ज़्यादा हैवी है, अल्फा पार्टिकल, और चार्ज इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जबकि बीटा पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स के साथ यहाँ पर 2 पार्टिकल्स और देखे हैं, अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल। अब अपन एक टर्म देखने जा रहे हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इसका सिंबल तो है E/m एंड इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बाय मास। किसी भी पार्टिकल के चार्ज और मास का रेशो उस पार्टिकल का होता है स्पेसिफिक चार्ज। तो आपको जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो अगर किसी पार्टिकल का चार्ज और मास आपको पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उस पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रही हूँ उसके अंदर हम कुछ पार्टिकल्स के स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर देखेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हमें उनके स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कौन कौन से पार्टिकल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब ये 3 तो अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए। फिर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स में आ गया अल्फा, और अल्फा आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब बीटा भी आ गया, क्योंकि बीटा पार्टिकल तो है ही क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने अल्फा बीटा भी देख लिया और फंडामेंटल भी देख लिए। अब हमें स्पेसिफिक चार्ज की यहाँ वैल्यू नहीं बतानी है, हमें स्पेसिफिक चार्ज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको अरेंज करना है। तो अपन इनके रिलेटिव मासेस और रिलेटिव चार्जेस से कर सकते हैं। आप देखो इधर, जैसे आपके पास में है न्यूट्रॉन, ये तो हो गया न्यूट्रॉन। एक है आपके पास में अल्फा पार्टिकल, एक है मेरे पास में प्रोटॉन, और एक है मेरे पास में इलेक्ट्रॉन। ये 4 पार्टिकल्स यहाँ पर दिए हैं। अपन बात कर रहे हैं इनके चार्ज और इनके मास, और चार्ज का मुझे केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, विदाउट साइन अपन लेंगे। तो अगर हम रिलेटिव की तरफ जाते हैं तो स्टैंडर्ड पार्टिकल था प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन मुझे यहाँ पॉजिटिव का कुछ नहीं करना, बस ये 1 यूनिट चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन स्टैंडर्ड पार्टिकल है, इसका चार्ज है यूनिट चार्ज, और इसका चार्ज यूनिट चार्ज, इसका मास यूनिट मास। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 यूनिट पॉजिटिव, और अभी मैंने आपको बताया अल्फा पार्टिकल पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 यूनिट चार्ज होगा तो ये 2 हो गया। न्यूट्रॉन पे क्या कोई चार्ज होता है? नहीं, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होता है, इस पे 1, इस पे भी 1, वैसे इस पे +1 होता है, इस पे -1, लेकिन हमारी बात चल रही है मैग्नीट्यूड की। प्रोटॉन का मास है यूनिट मास, और आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट सेम मास के हैं, तो अगर इसके मास को मैं 1 बोल रही हूँ तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना हो गया? 1। अल्फा पार्टिकल का मास अभी मैंने आपको बताया 4 यूनिट मास होता है, और प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास 1/1840। ये इनके रिलेटिव चार्जेस और रिलेटिव मासेस हो गए। अब अगर हम स्पेसिफिक चार्ज पे आते हैं, स्पेसिफिक चार्ज मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, तो यहाँ हो गया 0/1, यहाँ हो गया 2/4, यहाँ हो गया 1/1 एंड 1/1/1840। तो ये 0/1, इसका स्पेसिफिक चार्ज हो गया 0। 2/4 मीन्स हाफ, 0.5, और 1/1 मीन्स 1, और ये हो जाएगा 1840। तो आप ये देखो, ये स्पेसिफिक चार्ज का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। स्पेसिफिक चार्ज का कैसा ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज है न्यूट्रॉन का, उससे ज़्यादा है अल्फा पार्टिकल का, उससे ज़्यादा है प्रोटॉन का, और सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का। यानी यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आया है, सबसे कम किसका हुआ? न्यूट्रॉन, देन कौन हुआ? अल्फा पार्टिकल, फिर कौन हुआ? प्रोटॉन, और फिर कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? NaPe, ना P।
ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। अगर इन पार्टिकल्स का स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर पूछते हैं तो NaPe सबसे कम स्पेसिफिक चार्ज है किसका? न्यूट्रॉन का, उससे ज़्यादा अल्फा का, उससे ज़्यादा प्रोटॉन का और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का। और अगर हम नापी वर्ड यूज़ कर लेते हैं तो हमारा ये जो निकालने वाला पूरा कैलकुलेट करने वाला टाइम होता है वो बच जाता है एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। क्लियर हो गया। एक और टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर यूज़ होता है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों के स्पेसिफिक चार्जेस का अगर रेशियो पूछे, रेशियो, तो आप देख रहे हो अगर इसका 0.5 है तो इसका 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज का डबल होता है। प्रोटॉन का स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल के स्पेसिफिक चार्ज का डबल होगा। क्लियर। अब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सपोज मैंने इलेक्ट्रॉन के मास को डबल कर दिया, इलेक्ट्रॉन के मास को क्या कर दिया? डबल। प्रोटॉन का जो मास था उसको हाफ कर दिया और न्यूट्रॉन को 3/4 कर दिया। न्यूट्रॉन के मास को क्या कर दिया? 3/4। किस में कर दिया? बोले ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन 16 ये स्पीशीज है, इसमें मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को डबल कर दिए, प्रोटॉन को हाफ कर दिया और न्यूट्रॉन को 3/4 कर दिया, तो इसका जो एटॉमिक मास है उसमें क्या चेंज होगा, कितने % चेंज होगा? मुझे परसेंटेज चेंज बताना है इन एटॉमिक मास। आप देखिए इधर कैसे करेंगे अपन इसको। सबसे पहली चीज़, क्या इलेक्ट्रॉन जो है उसको डबल करने से क्या मास पे कोई इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम एटॉमिक मास के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन लाइटेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है और एटॉमिक मास निकालते टाइम हम इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते। तो एटॉमिक मास तो सिंपल क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये था हमारा ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो सबको पता है 8 होता है। तो पहले ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने थे? 8 और न्यूट्रॉन कितने थे? 16 - 8, तो न्यूट्रॉन थे 8। तो इसका जो एटॉमिक मास था वो था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये था हमारा 16। लेकिन जब हमने प्रोटॉन को कितना कर दिया? हाफ, तो प्रोटॉन 8 से कितने हो गए? 4 और न्यूट्रॉन को कितना कर दिया? 3/4। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? पहले 8 थे और अब उसका 3/4 हो गया, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। ये 4 हो गए और ये 6, टोटल कितना हो गया? 10। टोटल हमारे पास में हो गया है 10। तो पहले एटॉमिक मास था 16, अब कितना हो गया? 10। तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज? नेचुरली डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 6। कितना डिक्रीज हुआ है? 6। अब 6 डिक्रीज हुआ, इसका मतलब कितने % डिक्रीज हुआ? तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज होगा, 16 में से 6 डिक्रीज हुआ है, तो 6/16 इंटू 100। 6/16 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये अपना हो गया 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और ये हो गया 4 2 जा 8 और यहाँ 25। तो 25 इंटू 3 मीन 75/2, तो ये हो गया हमारे पास 37.5% डिक्रीज। समझ में आया? अगर आपको इस तरह से किसी भी पार्टिकल को, किसी को डबल कर रहे हैं, किसी को क्या, तो आप पहले प्रीवियस स्टेज में देख लो कि कितने प्रोटॉन थे, कितने न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कुछ भी करो, एटॉमिक मास पे इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट नहीं आता है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करते टाइम अपन क्या करते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने हैं और जितना भी मास डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है उसका अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर क्या होता है? ए मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 81 है। एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 81 और इसके अंदर प्रोटॉन के कंपैरेटिवली 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन के कंपैरेटिवली 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो ये मान लो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है x, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? x। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्वेश्चन में गिवन है कि न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से 31.7% ज़्यादा है।
तो न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन है उतने तो होंगे ही होंगे, प्लस कितने ज़्यादा है इसका 31.7%, तो 31.7 बाय 100x, जितने प्रोटॉन है उतने प्लस 31.7% ज़्यादा है। कितना हो गया ये x प्लस, इसको मैं 0.317x लिख सकती हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 1.317x। क्लियर? प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन पता है, प्रोटॉन है x, न्यूट्रॉन है 1.317x, तो A क्या हो गया, A इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन थे हमारे पास 81, ये इक्वेशन है। प्रोटॉन हो गए x, ये हो गया 1.317x इक्वल्स टू 81। क्लियर? दोनों को ऐड कर दिया, 2.317x इक्वल्स टू 81, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ 81 बाय 2.317। इसको जब आप सॉल्व करोगे अप्रोक्स आएगा 35। x की वैल्यू 35 है और x क्या है, x है नंबर ऑफ प्रोटॉन, x क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर यहाँ पर x कितना आ रहा है 35। और बेटा ये याद रखना, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो एलिमेंट का आइडेंटिफिकेशन होता है उसके एटॉमिक नंबर से। z इक्वल्स टू 35, यानी 35 एटॉमिक नंबर वाला केवल एक ही एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल में है और वो है ब्रोमीन। वो कौन सा है, ब्रोमीन। तो इस एलिमेंट का सिंबल क्या हुआ, यानी आंसर हुआ ये हमारा एलिमेंट कौन सा है, ब्रोमीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। क्लियर? ये एलिमेंट होगा ब्रोमीन। अगर इसका सिंबल लिखना है आपको पूरा तो आप ये भी लिख सकते हो, इसका एटॉमिक नंबर 35 है और मास नंबर कितना है 81। ये इस एलिमेंट का कंप्लीट सिंबल हो गया। इसी के सिमिलर हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 56, एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है 56, और इसमें ये अपने को गिवन है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में जो न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में न्यूट्रॉन 30.4% ज़्यादा है, 30.4% ज़्यादा है, और ये एलिमेंट ट्राई पॉजिटिव स्टेज में है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है +3। एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 56 है, ये ट्राई पॉजिटिव आयन है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मोर देन 30.4% देन इलेक्ट्रॉन, 30.4% न्यूट्रॉन ज़्यादा है। तो अपन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नंबर मान लो x है, तो न्यूट्रॉन इससे 30.4% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, ये x है तो ये होगा 30.4 बाई 100x, ये x और मैंने इसका 30.4% ऐड कर दिया। जब ये ऐड कर दिया अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.304x, दैट इज 1.304x। ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन मुझे मास नंबर के लिए तो मुझे प्रोटॉन चाहिए। अब प्रोटॉन देखते हैं। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्राई पॉजिटिव है। ट्राई पॉजिटिव का मतलब है, ट्राई पॉजिटिव अगर कोई भी स्पीशीज हो, कोई मेटल है, उस पर +3 चार्ज ज़्यादा है, तो उसमें बताओ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन। केटायन है तो कौन ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन। और कितने ज़्यादा होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली 3 प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन कितने होंगे, x+3। तो मेरे पास प्रोटॉन का नंबर आ गया x+3, न्यूट्रॉन का नंबर आ गया 1.304x। तो अब अपन देखते हैं p+n इक्वल्स टू था हमारा 56, ये रहा। प्रोटॉन कितना है x+3, न्यूट्रॉन कितना है 1.304x इक्वल्स टू 56। 3 को अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो x + 1.304x इक्वल्स टू 56 माइनस 3, दैट इज 53। और ये हो गया 2.304x इक्वल्स टू 53। तो x इक्वल्स टू आया 53/2.304। ये अप्रॉक्स आपके पास आएगा 23। x की वैल्यू कितनी आएगी 23। लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन x नहीं है, प्रोटॉन कितने हैं x+3। अब आप देखिए, प्रोटॉन होता है z एटॉमिक नंबर और ये है x+3,
मतलब z कितना हुआ 23 प्लस 3, x की वैल्यू तो 23 है, तो z कितना हुआ 26। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो एलिमेंट को आइडेंटिफाई किससे करते हैं, z से, उसके एटॉमिक नंबर से। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में 26 एटॉमिक नंबर वाला केवल एक ही एलिमेंट है, कौन सा है वो, आयरन। आयरन, तो आंसर क्या हुआ, इसका सिंबल क्या होगा, यानी ये Fe है। और इसका Z कितना है 26, और इसका A मास नंबर कितना है 56, और इसके ऊपर चार्ज कितना है +3, ये इसका सिंबल हुआ। क्लियर। ये अपना पार्ट था केमिस्ट्री एसेंशियल्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और उन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में होते हैं, न्यूक्लियस में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद हम एक टॉपिक ले रहे हैं, कंबशन रिएक्शंस। हमारा टॉपिक क्या है, कंबशन रिएक्शंस। देखो कंबशन रिएक्शन क्या होती है या कंबशन का प्रोसेस क्या है, ये सब हमारे 11th क्लास में आता है थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन कंबशन रिएक्शन हमारे फर्स्ट चैप्टर में ही न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। तो हम उस थर्मोडायनेमिक्स तक का वेट नहीं करेंगे, हम सबसे पहले, क्योंकि जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें कंबशन रिएक्शंस क्या होती है और इनको कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। तो अपन बात कर रहे हैं कंबशन रिएक्शंस, और इनको लिखेंगे कैसे, बैलेंस कैसे करेंगे। कंबशन रिएक्शन, किसी भी कंपाउंड का कंबशन करना हो, किसी भी कंपाउंड का कंबशन करना है तो सबसे पहले आप 1 मोल कंपाउंड ले लो। 1 मोल कंपाउंड, जिसका भी कंबशन करना है उसका 1 मोल, और कंबशन करना है मतलब जलाना है उसको, और जलाने के लिए कौन सी गैस जरूरी है, ऑक्सीजन। तो जिसका भी कंबशन करना हो पहले उसका फॉर्मूला लिखो, उसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से। किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। और अगर मान लो कि ये कंपाउंड जो है, सपोज वो कोई हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन किससे मिलके बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन का जब कंप्लीट कंबशन होता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2, और हाइड्रोजन जब पूरा कंबशन करेगी तो हाइड्रोजन के कंबशन का प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर हमें कंबशन रिएक्शन लिखनी है तो हम उसकी रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ में, और प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, CO2 एंड वाटर। प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, CO2 और वाटर बनेगा। क्लियर। ये तो हुआ रिएक्शन को लिखना। अब अपन आ जाते हैं इसको बैलेंस कैसे करें। तो इसकी बैलेंसिंग जो होती है वो आपको सबसे पहले बैलेंस करना है C को, C मीन्स कार्बन, देन बैलेंस करना आपको H को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करना है किसको, O को। CHO, ये बैलेंसिंग का अपना ऑर्डर रहता है, ठीक है। और याद रखने के लिए ध्यान रखना अल्फाबेटिक ऑर्डर जैसा ही है, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को, और फिर ऑक्सीजन को। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो मुझे कंबशन रिएक्शन लिखनी है, कंबशन रिएक्शन एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। फर्स्ट है कंबशन ऑफ मीथेन। मुझे किसका कंबशन करवाना है, मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4। जिसका भी कंबशन कराना उसका 1 मोल लिया, उसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, O2 से, और बनेगा क्या, CO2 और वाटर। CO2 और वाटर, कार्बन पूरा जल के CO2 बनाएगा, हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन होगा तो वाटर बनेगा। अब यहाँ पर 1 कार्बन है तो प्रोडक्ट में भी कितना कार्बन होगा, 1। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, पहले मैंने C को देखा, अब H को बैलेंस कर रही हूँ। हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी कितनी हो गई, 4। ऑक्सीजन देखनी है, कितनी ऑक्सीजन है, 2 और 2, कितनी ऑक्सीजन हुई, 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, 2। ये हुआ कंबशन ऑफ मीथेन, कंप्लीट और बैलेंस रिएक्शन है। अगर मुझे ईथेन का कंबशन करना है, मीथेन की जगह मैं किसका कंबशन कर रही हूँ, ईथेन। इसको फिर से हटा दो आप। ईथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इसका अगर कंबशन करवाना है तो अब बताओ, 2 कार्बन है तो CO2 कितने मोल प्रोड्यूस होगी, 2। हाइड्रोजन है 6, तो हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपन कर देते हैं 3 2 जा 6। और ऑक्सीजन कितनी है, 4 and 3 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 7/2।
ठीक है, फ्रैक्शन में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कंबशन रिएक्शन लिख रहे हो तो आप इस रिएक्शन को ऐसा नहीं करोगे कि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वरना वो इथेन का कंबशन नहीं होगा। कंबशन रिएक्शन लिखने का रूल है कि जिसका भी कंबशन करा रहे हो उस कंपाउंड का कितने मोल का कंबशन करवाना है, 1 मोल का, तो ये 7/2 ही यूज होगा। नेक्स्ट अपन कंबशन करवाते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन, अगर आपको प्रोपेन का कंबशन कराना है, इसको फिर से देख लेते हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H8। अब C3H8 प्रोपेन है, 3 कार्बन्स है तो यहाँ पे क्या आएगा 3, 8 हाइड्रोजन है तो 8 हाइड्रोजन है तो 4, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन। अब आप ऑक्सीजन काउंट करोगे, 3 2 जा 6, 6 और 4 10, 10O मीन्स 5O2 तो 5 2 जा 10। ये किसका कंबशन हुआ, प्रोपेन का। क्लियर हो गया। ये अभी तक हमने देखा है एल्केन्स का कंबशन, अब अपन कुछ एल्कीन का भी कंबशन कर लेते हैं। सपोज मुझे करना है ईथीन का कंबशन। ईथीन है, एल्कीन तो होती है CnH2n, ईथीन के कंबशन, ईथीन की रिएक्शन क्या होती है C2H4, C2H4 की O2 से रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे CO2 और वाटर, CO2 और वाटर। कितने कार्बन है 2 कार्बन है तो यहाँ पर भी 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 4 हो गया, 2 2 जा 4। और यहाँ पर ऑक्सीजन है 4 and 2 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 3, ये 6 ऑक्सीजन हो गई। तो ऐसे अपन ने एल्कीन का कंबशन करा। जिस तरह से हमने एल्कीन का कंबशन करा ऐसे हम एल्काइन का भी कंबशन कर सकते हैं। एल्काइन का, बेंजीन का, किसी भी कंपाउंड का हम कंबशन कर सकते हैं। सपोज मैं आपको बेंजीन का कंबशन लिखना सिखाती हूँ। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, C6H6। अब आप देखिए C6H6 है, कंबशन का मतलब रिएक्शन विद O2 और बनाना क्या है CO2 और वाटर। अब बेंजीन का मैंने कंबशन करवाया, 6 कार्बन है तो यहाँ कार्बन को मैंने बैलेंस कर दिया 6। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है 6 तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे 3। और ऑक्सीजन कितनी है 6 2 जा 12, 12 और 3 15, तो इधर ऑक्सीजन है नहीं, यानी यहाँ हो जाएगा 15/2O2। ये किसकी कंबशन रिएक्शन हुई है, बेंजीन की। एक और कंबशन अपन देख लेते हैं, इथेनॉल का कंबशन। इथेनॉल क्या है, इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH। इसका जब हम कंबशन करते हैं तो कार्बन के कंबशन से क्या बनेगी CO2, हाइड्रोजन के कंबशन से क्या बनेगा वाटर। ये कंबशन हो गया। अब कार्बन कितने हैं, यहाँ कार्बन है 2 और 2 कार्बन है तो कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितनी है 5 and 1 6 तो यहाँ पे क्या करें 3। अब देखना ऑक्सीजन आई है 4 और 3, 4 और 3 कितनी है 7 ऑक्सीजन है, लेकिन एक ऑक्सीजन तो ऑलरेडी इथेनॉल के पास है तो 7 में से एक तो इधर है, यानी मुझे अब कितनी चाहिए 6 का मतलब यहाँ 3O2। तो आप देखो 3 2 जा 6 और 1 7, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 7। तो ये अपना टॉपिक है कंबशन रिएक्शन लिखना और उसको बैलेंस करना, और ये वैसे टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, लेकिन जब हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का तो उसकी कैलकुलेशंस में भी कंबशन रिएक्शन यूज होती है। यानी हम मोल कॉन्सेप्ट के जब क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए भी हमें कंबशन रिएक्शन लिखना आना चाहिए। कंबशन रिएक्शन में जिसका भी कंबशन कराना हो उस कंपाउंड का हमेशा 1 मोल लेना है, उसकी रिएक्शन O2 से करानी है, प्रोडक्ट्स क्या बनाने हैं CO2 और वाटर। और जब बैलेंस करोगे सबसे पहले किसको बैलेंस करना है C को, फिर H को, फिर O को। और अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप स्टार्टिंग के 5 एल्केन्स, 5 एल्कीन्स, 5 एल्काइंस, इन सबको लेके इनका कंबशन रिएक्शन लिख के बैलेंस करके देख सकते हो। क्लियर हो गया।